देखिए, इस बीपीएससी परीक्षा के लिहाज से आज हम कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के कुछ बहुत जरूरी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर इसी परीक्षा के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, और आज का हमारा मकसद इन नोट्स में दी गई जानकारी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह समझना है कि कृषि विज्ञान की बुनियादी बातें, इसका दिलचस्प इतिहास और कुछ जो तकनीकी अवधारणाएं हैं वो आसानी से याद रह जाएं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि एग्रोनॉमी सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है और इन नोट्स में कई ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो फिर चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। जब हम एग्रोनॉमी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसकी जड़ें इसके नाम में ही छिपी हैं। एग्रोनॉमी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा। हाँ, एग्रोस जिसका मतलब है खेत और नोमोस जिसका मतलब है प्रबंधन। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ खेत का प्रबंधन। बिल्कुल, खेत का प्रबंधन। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसकी परिभाषा क्या होगी? वैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये कृषि विज्ञान की वो शाखा है जो फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन इन दोनों के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से जुड़ी है। ओके। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि फसल को एक ऐसा बेहतरीन माहौल दिया जाए जिससे उसकी पैदावार अधिकतम हो सके। मतलब मिट्टी, पानी, मौसम सब कुछ फसल के हिसाब से मैनेज करना। और इन नोट्स में एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया गया है। हाँ। कि भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्वाह प्रकार यानी सबसिस्टेंस टाइप की है। इस एक लाइन के पीछे तो बहुत गहरा मतलब छिपा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। निर्वाह कृषि का मतलब है कि किसान मुख्य रूप से अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है। अच्छा, मतलब बाजार में बेचने के लिए नहीं। ये बिल्कुल अलग है, जहां सारा फोकस मुनाफे पर होता है। ठीक है, तो ये हमारे कृषि परिदृश्य का आधार है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। मुझे यहाँ कुछ नाम दिख रहे हैं जो परीक्षा के लिए काफी अहम हो सकते हैं। जी, सबसे पहला नाम है पीटर डे क्रेसेंजी। उन्हें कृषि विज्ञान का जनक कहा जाता है। सिर्फ एक किताब लिखने से कोई जनक कैसे बन जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, पीटर डे क्रेसेंजी के समय में यानी 13वीं-14वीं सदी में खेती का जो ज्ञान था वो बिखरा हुआ था। अच्छा। वो सिर्फ परंपराओं और मतलब मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। ओके। उन्होंने जो किया वो क्रांतिकारी था। उन्होंने उस समय के उपलब्ध सारे कृषि साहित्य को इकट्ठा किया और उसे ओपस रूरालियम कामोदोरम नाम की किताब में संकलित किया। यानी एक जगह पर ले आए। हाँ, वो एक तरह से कृषि के पहले लाइब्रेरियन या ज्ञान संग्राहक थे। किसी भी विज्ञान के विकास के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम होता है बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह लाना, ताकि दूसरे उस पर आगे काम कर सकें। यानी उन्होंने एक आधारशिला रखी। हाँ, उनके बाद वैन हेलमोंट का जिक्र है, जिनका कहना था कि वनस्पतियों का मुख्य आधार पानी है। ये विचार उस समय के लिए कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। वैन हेलमोंट ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया था। उन्होंने एक गमले में मिट्टी का वजन किया, उसमें एक पेड़ लगाया और उसे 5 साल तक सिर्फ बारिश का पानी दिया। सिर्फ पानी? हाँ, सिर्फ पानी। 5 साल बाद जब उन्होंने पेड़ का वजन किया तो वो कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन मिट्टी का वजन लगभग उतना ही कम हुआ था। अच्छा। तो इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि पेड़ का सारा वजन पानी से आया है। आज हम जानते हैं कि ये अधूरा सच है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी होता है। बिल्कुल। उन्होंने हवा से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उस दौर में जहां लोग मानते थे कि पौधे मिट्टी को खाकर बड़े होते हैं, ये साबित करना कि पानी मुख्य तत्व है, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग थी। और यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। जेथरो टुल, जिन्हें खरपतवार विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने वीड्स और जीरो टिलर जैसे शब्द दिए। जेथरो टुल ने खेती के तरीकों को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने ही पहली बार ये विचार दिया कि खरपतवार यानी वीड्स फसल के पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। हाँ। जिससे फसल को नुकसान होता है। इससे पहले लोग उन्हें बस बेकार पौधे समझते थे। और जीरो टिलेज, ये तो आज भी बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। जीरो टिलेज यानी बिना जुताई की खेती, ये विचार तो आज के दौर में टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये सोचना कि 18वां सदी में कोई इस बारे में बात कर रहा था, अपने आप में कमाल है। और फिर आर्थर यंग के प्रयोगों का भी जिक्र है, जिन्होंने पोल्ट्री की खाद से लेकर बारूद तक का इस्तेमाल किया। हाँ, आर्थर यंग जैसे लोग प्रयोग करने से नहीं डरते थे। वे देखना चाहते थे कि अलग अलग चीजों का पौधों की बढ़त पर क्या असर होता है।
लेकिन ये सब तो अवलोकन पर आधारित था ना? सही कहा, ये शुरुआती प्रयोग अवलोकन और अनुभव पर आधारित थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है 1840 में जस्टिस वॉन लीबिक के साथ। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृषि को अटकलों और अवलोकनों के दायरे से निकालकर रसायन विज्ञान के ठोस धरातल पर खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि पौधों को बढ़ने के लिए सिर्फ पानी या मिट्टी नहीं, बल्कि खास रासायनिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस। बिल्कुल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहीं से आधुनिक कृषि विज्ञान की असली शुरुआत हुई। तो ये सफर परंपरा से शुरू होकर अवलोकन से गुजरता हुआ रसायन विज्ञान तक पहुंचा। चलिए अब कुछ आधुनिक तकनीकी अवधारणाओं पर आते हैं। जी, सबसे पहले लीफ एरिया इंडेक्स या LAI। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि पत्तियां पौधे की सोलर पैनल होती हैं, है ना, जो धूप को ऊर्जा में बदलती हैं। ठीक है। तो LAI ये मापता है कि जमीन के एक टुकड़े के ऊपर पत्तियों की कितनी परतें हैं। मतलब अगर किसी खेत का LAI 3 है तो इसका मतलब है कि उस खेत की जमीन के हर 1 वर्ग मीटर के ऊपर 3 वर्ग मीटर के बराबर पत्तियों का क्षेत्रफल है। और ये जानना जरूरी क्यों है? एक किसान के लिए इस नंबर का क्या मतलब है? ये सीधे सीधे पैदावार से जुड़ा है। जितना ज्यादा LAI होगा, पौधा उतनी ही ज्यादा धूप सोख पाएगा और प्रकाश संश्लेषण के जरिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। तो ज्यादा LAI मतलब ज्यादा पैदावार? हमेशा नहीं, इसकी भी एक सीमा है। अगर LAI बहुत ज्यादा हो जाए तो ऊपर की पत्तियां नीचे की पत्तियों को पूरी तरह ढक लेंगी। उन तक धूप नहीं पहुंचेगी और वो ऊर्जा बनाने के बजाय खर्च करने लगेंगे। एग्जैक्टली। इसलिए हर फसल के लिए एक ऑप्टिमम LAI होता है, जहां पैदावार सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो LAI एक ही फसल की क्षमता को मापता है, लेकिन किसान तो अक्सर एक साथ कई फसलें उगाते हैं, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। हाँ, उसकी सफलता को कैसे मापें? यहाँ लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या LER का जिक्र है। हाँ, LER इंटरक्रॉपिंग का रिपोर्ट कार्ड है, कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि 2 या ज्यादा फसलों को एक साथ उगाना उन्हें अलग अलग उगाने से ज्यादा फायदेमंद है या नहीं। इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। मान लीजिए आपने 1 हेक्टेयर में गेहूं और चना एक साथ बोया। ठीक। आपको जो उपज मिली, उतनी ही उपज अलग अलग खेतों में उगाने के लिए अगर आपको 1.5 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती तो आपका LER 1.5 होगा। अच्छा। सीधा नियम यह है कि अगर LER 1 से ज्यादा है तो इंटरक्रॉपिंग में फायदा है। 1.5 का मतलब है कि आपको उसी 1 हेक्टेयर जमीन से 50% ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। वाह, ये तो बहुत काम का सूचकांक है। जी। अब एक और इंडेक्स पर आते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स या HI। इसे कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। ये क्या बताता है? हार्वेस्ट इंडेक्स ये मापता है कि पौधे ने अपनी कुल मेहनत का कितना हिस्सा हमारे काम की चीज यानी अनाज या फल बनाने में लगाया। अच्छा, इसे और सरल करें तो? इसे ऐसे देखें, पौधे ने प्रकाश संश्लेषण से कुल जैविक उपज बनाई, जिसमें तना, पत्तियां, जड़ें और अनाज सब शामिल हैं। ओके, मतलब पूरा का पूरा पौधा। हाँ, पूरा बायोमास। इसमें से आर्थिक उपज यानी अनाज वाला हिस्सा कितना है, इन दोनों का अनुपात ही हार्वेस्ट इंडेक्स है। तो जिसका हार्वेस्ट इंडेक्स ज्यादा, वो फसल ज्यादा कुशल मानी जाएगी। बिल्कुल। एक ज्यादा HI का मतलब है कि पौधा अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के पत्ते डंठल बढ़ाने में लगाने के बजाय सीधे दाने या फल बनाने में लगा रहा है। हमारे नोट्स में कुछ आंकड़े भी दिए हैं। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प है। आलू का HI सबसे ज्यादा 0.82 है, जबकि अरहर का सबसे कम सिर्फ 0.19। इतना बड़ा अंतर क्यों? आलू और अरहर में ऐसा क्या अलग है? यह हमें पौधों के विकास और ब्रीडिंग के बारे में बताता है। आलू जमीन के नीचे अपने कंद में अपनी सारी ऊर्जा जमा करता है और वही हमारी आर्थिक उपज है। मतलब उसका लगभग पूरा बायोमास हमारे काम का है। सही कहा। दूसरी तरफ अरहर का पौधा बहुत झाड़ीदार और बड़ा होता है, लेकिन उसके मुकाबले उसमें दाने कम लगते हैं। उसका ज्यादातर बायोमास डंठल और पत्तियों में होता है, जो आर्थिक उपज नहीं है। और चावल और मक्के का? उनका HI 0.50 के आसपास है, जो दिखाता है कि दशकों की ब्रीडिंग के जरिए इन फसलों को ज्यादा दाने पैदा करने के लिए कितना सुधारा गया है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है सोर्स और सिंक का। ये क्या है? सोर्स पौधे का वो हिस्सा है जहां ऊर्जा बनती है, यानी पत्तियां, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। और सिंक वो हिस्सा है जहां ये बनी हुई ऊर्जा जमा होती है, जैसे गेहूं का दाना, आलू का कंद या गन्ने का तना। तो कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस यही मापता है
कि सोर्स से बनी ऊर्जा कितनी कुशलता से सिंक तक पहुंचकर जमा हो रही है। बिल्कुल। और नोट्स में एक मजेदार अपवाद भी दिया है, पालक। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। पालक में पत्तियां ही सोर्स हैं क्योंकि वे ऊर्जा बनाती हैं और वही सिंक भी हैं क्योंकि हम उन्हीं पत्तियों को खाते हैं। मतलब ऊर्जा जहां बनती है वहीं जमा हो जाती है। एग्जैक्टली। चलिए अब थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं, पूरे खेत के स्तर पर। यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी सस्य गहनता की बात की गई है। भारत के लिए इसका आंकड़ा लगभग 150% बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। सोचिए आपके पास 100 एकड़ जमीन है। अगर आप उस पर साल में सिर्फ एक फसल उगाते हैं तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% है। और अगर 2 उगाते हैं? अगर आप पहली फसल काटने के बाद उसी जमीन पर दूसरी फसल भी उगा लेते हैं तो आपने 100 एकड़ जमीन पर 200 एकड़ के बराबर फसलें उगा ली। आपकी इंटेंसिटी 200% हो गई। तो भारत का 150% का आंकड़ा ये बताता है कि हम अपनी कुल खेती की जमीन के आधे हिस्से पर साल में एक से ज्यादा फसल उगाते हैं। हाँ बिल्कुल, यह हमारी कृषि की गहनता को दिखाता है। और इसी से फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का सिद्धांत जुड़ा है। जमीन वही रहती है, बस फसलें बदलती रहती हैं। जी। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? फसल चक्र एक बहुत ही सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति है। इसके कई फायदे हैं। पहला, यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। वो कैसे? हर फसल की पोषक तत्वों की जरूरत अलग होती है। जैसे अनाज वाली फसलों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, जबकि दलहनी फसलें जैसे चना या मटर वो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे मिट्टी में जमा करती हैं। अच्छा, तो गेहूं के बाद चना बोने से मिट्टी की सेहत बनी रहती है? हाँ, एक तरह से मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। और कीटों और बीमारियों का क्या? वहां भी ये कारगर है। कई कीट, बीमारियां और खरपतवार किसी एक खास फसल पर ही हमला करते हैं। जब आप हर साल वही फसल बोते हैं तो आप उन्हें एक तरह से दावत दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप फसल बदल देते हैं, उनका जीवन चक्र टूट जाता है और उनकी आबादी अपने आप नियंत्रित हो जाती है। यह कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो फिर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी या CRI कैसे निकालते हैं? नोट्स में एक उदाहरण है, एक साल में चावल और मटर, जिसका CRI 200% है। ये सीधा है। एक साल के चक्र में 2 फसलें, यानी 2 फसलें एक साल, 100 ये हुआ 200%। लेकिन दूसरा उदाहरण थोड़ा जटिल है। 3 साल में धान, आलू, गन्ना, अरहर और गेहूं, यानी 5 फसलें। इसका CRI 166% है। ये क्या बताता है? ये एक ज्यादा यथार्थवादी और जटिल फसल चक्र है। यहाँ 3 साल के चक्र में 5 फसलें हैं, तो 5 फसलें 3 साल 100 = 166.6%। मतलब औसतन हर साल उस खेत पर 1.66 फसलें उगाई जा रही हैं। हाँ, ये उस खेत के कितने गहन उपयोग को दिखाता है। और ये सारी चीजें मिलकर ही क्रॉपिंग सिस्टम यानी सस्य प्रणाली बनाती हैं। अब अंत में एक बहुत ही खास समस्या पर बात करते हैं, जिसका जिक्र नोट्स में है, सोरगम सिकनेस। ये ज्वार से जुड़ी कोई बीमारी लगती है? ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। ये असल में पौधे की बीमारी नहीं, बल्कि मिट्टी की एक अस्थायी समस्या है। मिट्टी की समस्या? हाँ, होता ये है कि जब ज्वार की फसल कटती है तो उसके ठूंठ और जड़ें खेत में रह जाती हैं। इन अवशेषों में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम। तो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बिगड़ जाता है। हाँ, इससे अगली फसल पर क्या असर पड़ता है? यहीं पर सारा खेल है। मिट्टी में मौजूद करोड़ों सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स इन ज्वार के अवशेषों को सड़ाना या खाना शुरू करते हैं। ये कार्बन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। लेकिन जैसे हमें ऊर्जा के लिए रोटी के साथ साथ दाल भी चाहिए, वैसे ही इन सूक्ष्म जीवों को भी अपने विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। और ज्वार के अवशेषों में तो नाइट्रोजन है नहीं। बिल्कुल, तो वे भूखे सूक्ष्म जीव मिट्टी में पहले से मौजूद उपलब्ध नाइट्रोजन को, जो अगली फसल के लिए होना चाहिए था, तेजी से खींचना शुरू कर देते हैं। मतलब वो सारा नाइट्रोजन खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, और अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन मिट्टी में तो है, पर पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। वो सूक्ष्म जीवों के शरीर में लॉक हो गया है। तो जब अगली फसल बोई जाती है तो उसे खाने के लिए नाइट्रोजन ही नहीं मिलता।
आपने एकदम सही पकड़ा। अगली फसल के नन्हे पौधे जब उगते हैं तो उन्हें शुरुआती विकास के लिए नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है, लेकिन मिट्टी में उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे पीले पड़ने लगते हैं, उनकी बढ़त रुक जाती है। अच्छा, तो इसी स्थिति को सोरगम सिकनेस कहते हैं। जी हाँ, ये एक तरह से नई फसल का कुपोषण है जो पिछली फसल के अवशेषों की वजह से हुआ है। तो ये थी बीपीएससी परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान के मुख्य बिंदुओं पर हमारी चर्चा। हमने एग्रोनॉमी की परिभाषा और उसके ऐतिहासिक विकास से लेकर LAI, LER जैसे जरूरी सूचकांकों, क्रॉपिंग सिस्टम और सोरगम सिकनेस जैसी एक विशेष समस्या को गहराई से समझा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारी अवधारणाएं हमें एक ही बात बताती हैं क्या? कि आधुनिक खेती सिर्फ बीज बोने और फसल काटने का काम नहीं है। ये मिट्टी, पानी, पौधे और पूरे पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों को समझने और प्रबंधित करने का एक विज्ञान है। सही कहा। हर एक सूचकांक, हर एक तकनीक पैदावार बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि हमारे पास खेती को बेहतर बनाने के लिए कितना वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकें मौजूद हैं। इसके बावजूद, जैसा कि हमने शुरू में बात की, भारतीय कृषि आज भी बड़े पैमाने पर निर्वाह प्रकार की क्यों है? वे कौन से सामाजिक आर्थिक कारक हो सकते हैं जो इस वैज्ञानिक प्रगति को हर किसान के खेत तक पूरी तरह से पहुंचने से रोक रहे हैं?